हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एकेडमिक टैलेंट हाउस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है अमन कुमार और देखने वाले हैं किसके बारे में? इंटरफेस न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में देखने वाले हैं? इंटरफेस न्यूक्लियस के बारे में देखने वाले हैं। तो देखने वाले हैं इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरफेस न्यूक्लियस। पहले हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किसके बारे में बात करेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। दूसरा हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में बात करेंगे। तीसरा हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? न्यूक्लियोलस के बारे में बात करेंगे। और चौथा हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? क्रोमेटिन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? क्रोमेटिन के बारे में बात करेंगे। तो अब बात करते हैं किसके बारे में? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में क्या बोलेंगे हम लोग, बताइए। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम लोगों ने क्या देखा था? ऐसा देखा था। क्या देखा था? ऐसा देखा था। कैसा देखा था? ऐसा देखा था। ये हम लोगों ने क्या बना दिया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दिया। क्या बनाया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाया। देखिए, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। दोनों मेम्ब्रेन क्या होते हैं? आपस में फ्यूज हो जाते हैं। दोनों ही मेम्ब्रेन क्या होते हैं? आपस में फ्यूज हो जाते हैं। और फ्यूज होने के बाद क्या बनाते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक डिस्कॉइड शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। और ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर किससे बना होता है? न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन। क्या? न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन से बना होता है। ये क्या स्ट्रक्चर है बताइए? न्यूक्लियर पोर है। क्या है? न्यूक्लियर पोर। अब हम लोग बात करते हैं कि जो सरफेस है, क्या? जो सरफेस है, आउटर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस है, इसको कौन बनाता है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। हम लोग कैसे बोल पाते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है? हम लोग इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि इसके साथ क्या अटैच्ड होता है? राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। और ये राइबोसोम्स कैसे राइबोसोम्स होते हैं? ATS राइबोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? ATS राइबोसोम्स होते हैं, जो कि कहाँ अटैच होते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में अटैच होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी कहाँ? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में अटैच होते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया? हम लोग यहाँ क्या देखेंगे? न्यूक्लियर पोर के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? न्यूक्लियर पोर के बारे में। तो न्यूक्लियर पोर के बारे में क्या देखेंगे कि न्यूक्लियर पोर किस में मदद करता है? तो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट में। क्या? बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। बाई डायरेक्शनल मूवमेंट में मदद करता है। ये बाई डायरेक्शनल मूवमेंट किस चीज़ का मदद करवाता है? RNA एंड प्रोटीन का। क्या? RNA एंड प्रोटीन का। अब देखिए आप लोग, क्या है? एक न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस का मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो देखिए, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में, इसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? बाई डायरेक्शनल मूवमेंट बोलते हैं। यहाँ से क्या ट्रांसफ़र होता है? या तो RNA और प्रोटीन। ये काम किसके थ्रू होता है बताइए? तो न्यूक्लियर पोर के थ्रू होता है। ये क्या है? आपका न्यूक्लियर पोर है। क्या है? न्यूक्लियर पोर है। न्यूक्लियर पोर के थ्रू ही क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। किसका? RNA और प्रोटीन का। तो यहाँ हमको क्या समझ में आता है? न्यूक्लियर पोर का काम। अब यहाँ हम लोग क्या देखेंगे बताइए? अब हम लोग यहाँ क्या देखेंगे? अब हम लोग यहाँ देखेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। किसके बारे में? न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। न्यूक्लियोप्लाज्म को ही दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? न्यूक्लियर मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? न्यूक्लियर मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। अब इसका इट कंटेंट्स, इसके अंदर क्या क्या होता है मौजूद? तो सबसे पहला चीज़ मौजूद है वो है क्या है? क्रोमेटिन है। क्या है? क्रोमेटिन है। दूसरा चीज़ क्या है? न्यूक्लियोलस है। क्या है? न्यूक्लियोलस है। तीसरा चीज़ क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है। क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। इसके बाद क्या है? कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? एंजाइम्स मौजूद होते हैं। क्या होता है न्यूक्लियोटाइड्स? बताइए क्या होता है न्यूक्लियोटाइड्स? तो न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर बना है 3 चीज़ों से। पहला है नाइट्रोजनस बेस। क्या है? नाइट्रोजनस बेस। दूसरा क्या होता है? शुगर। और तीसरा क्या होता है? फॉस्फेट। क्या होता है? फॉस्फेट। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? नाइट्रोजनस बेस और शुगर। तो नाइट्रोजनस बेस और शुगर को मिला के क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोसाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोसाइड। तो क्या क्या न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद है? क्रोमेटिन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोटाइड और एंजाइम्स मौजूद है।
बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि समझने में बहुत मुश्किल होता है। वो पहला टॉपिक क्या है? क्रोमेटिन। क्या है? क्रोमेटिन। देखिए क्रोमेटिन को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर। क्या बोला जाता है बताइए? न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर के नाम से हम इसको क्या जानते हैं। अब देखिए डीएनए क्या होता है? बहुत लंबा स्ट्रक्चर है। डीएनए कैसा स्ट्रक्चर है? बहुत लंबा स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? डीएनए बहुत लंबा स्ट्रक्चर है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? पैक करना पड़ेगा। डीएनए को क्या करना पड़ता है? पैक करना पड़ता है। तो जो क्रोमेटिन है इसके अंदर क्या क्या होता है? इट इंक्लूड्स, तो देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? डीएनए आता है। क्या आता है? डीएनए आता है। इसके बाद आता है आरएनए। इसके बाद आता है क्या? प्रोटीन। प्रोटीन आता है। डीएनए आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। क्या है बताइए? न्यूक्लिक एसिड है। क्या है? न्यूक्लिक एसिड। अब प्रोटीन भी कितने टाइप का आता है? 2 टाइप का प्रोटीन आता है। एक प्रोटीन आता है क्या? हिस्टोन प्रोटीन। कैसा प्रोटीन आता है? हिस्टोन प्रोटीन। और दूसरा किस टाइप का प्रोटीन आता है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन। किस टाइप का प्रोटीन आता है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन। इसके बारे हम लोग क्या जानते हैं? हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बहुत डिटेल में हम जानेंगे। किसके बारे में? हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है बताइए? तो हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? एक टाइप का ओक्टामर होता है। क्या होता है? ओक्टामर होता है। अभी आप लोग सिर्फ कितना याद रखिए कि हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? एक टाइप का ओक्टामर मॉलिक्यूल होता है। कैसा मॉलिक्यूल होता है? ओक्टामर मॉलिक्यूल होता है, जो कि किस में मदद करता है? डीएनए को रैपिंग में मदद करता है। क्या मदद करता है? डीएनए के रैपिंग में मदद करता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्रोमेटिन के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन के बारे में। तो कितने टाइप के क्रोमेटिन होते हैं? 2 टाइप के क्रोमेटिन होते हैं। कितने टाइप के क्रोमेटिन होते हैं? 2 टाइप के क्रोमेटिन होता है। एक को बोला जाता है यू क्रोमेटिन। क्या बोला जाता है? यू क्रोमेटिन बोला जाता है। और दूसरे को क्या बोला जाता है? हेटेरोक्रोमेटिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेटेरोक्रोमेटिन। हम बात करते हैं यू क्रोमेटिन क्या होता है और हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है। यू क्रोमेटिन ऐसे क्रोमेटिन होते हैं जिसमें ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल है। क्या ये क्या होते हैं? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं। ये ट्रांसक्रिप्शनली क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। जबकि हेटेरोक्रोमेटिन ऐसे क्रोमेटिन होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शनली कैसे होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। ट्रांसक्रिप्शनली कैसे होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। अब देखिए जो हेटेरोक्रोमेटिन है उसके भी कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप। हम लोग यहाँ समझते हैं क्या? यहाँ हम लोग क्या समझते हैं कि हेटेरोक्रोमेटिन के 2 टाइप कौन कौन से हो? तो एक टाइप है यहाँ कंस्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन। क्या? कंस्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन। एक को क्या बोला जाता है? फैकल्टेटिव। क्या बोला जाता है? फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन। अब देखिए इसका एग्जांपल हम लोग समझते हैं। जो कंस्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन होता है, जो कंस्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन होता है एक ऐसा होता है परमानेंट इनएक्टिव होता है। क्या होता है? परमानेंट इनएक्टिव होता है। होता है परमानेंट इनएक्टिव होता है। अगर मैं इसका एग्जांपल के बारे में बात करूं तो परमानेंट इनएक्टिव कौन है? तो इसका एग्जांपल आता है आपका सेंट्रोमियर। क्या आता है एग्जांपल? सेंट्रोमियर। जो पार्ट क्या है? क्रोमोजोम का पार्ट होता है सेंट्रोमियर। तो ये वाला पार्ट क्या रहता है? परमानेंट इनएक्टिव रहता है। कैसा रहता है? परमानेंट इनएक्टिव। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन बोलते हैं। जो हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है? टेम्पररी इनएक्टिव। क्या होता है? टेम्पररी इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? टेम्पररी इनएक्टिव होते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या होता है? इसका एग्जांपल हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? बार बॉडी के बारे में। बार बॉडी ऑफ फीमेल। क्या? फीमेल के बार बॉडी के बारे में बात करेंगे। बार बॉडी ऑफ फीमेल। फीमेल में क्या होता है? बार बॉडी मौजूद होता है। 2 एक्स क्रोमोजोम है तो एक एक्स क्रोमोजोम बार बॉडी की तरह कंसिडर्ड किया जाता है। तो एक एक्स क्रोमोजोम क्या होता है? इनएक्टिव होता है। तो किसका एग्जांपल है? फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन का एग्जांपल है। यहाँ हमारा टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन खत्म होता है। समझने की कोशिश करते हैं किसके बारे में? न्यूक्लियोलस के बारे में। किसके बारे में? न्यूक्लियोलस के बारे में। तो न्यूक्लियोलस के बारे में बात करते हैं। तो न्यूक्लियोलस के बारे में क्या बात करेंगे? तो सबसे पहला मैं बात करूंगा न्यूक्लियोलस के बारे में कि ये मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है। इसके कोई बाउंड्री नहीं होता, कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। समझ में आया? मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। दूसरा कहाँ मौजूद होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है?
न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। क्या न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है? इन न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ होता है बताइए? न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है। इसके बाद और क्या बोलेंगे बताइए? कंटिन्यूअस विद द साइटोप्लाज्म, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं, कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियोप्लाज्म ऐसा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके बाद में हम लोग क्या बोलेंगे कि देखिए स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। और हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? नोट लगा के एक पॉइंट लिखिए। क्या लिखिए? नोट लगाइए और एक पहला पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट क्या है? न्यूक्लियोलस। क्या? न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ, क्या इज द साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। एक्टिव राइबोसोमल आरएनए क्या होता है बताइए? किसके बारे में बात किया जा रहा है? एक्टिव राइबोसोमल आरएनए मतलब क्या है? यहाँ आरएनए के बारे में बात किया जा रहा है। किसके बारे में? आरएनए के बारे में बात किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? न्यूक्लियोलस इज लार्जर इन साइज। क्या? न्यूक्लियस क्या होता है? थोड़ा बड़े साइज में होता है। क्या होता है? बड़े साइज में होता है। किस में? जो सेल क्या मेटाबॉलिकली मोर राइबोसोम सिंथेसिस करते हैं। क्यों? न्यूक्लियस को बताइए और किस नाम से जाना जाता है? राइबोसोम फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। राइबोसोम फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या होता है? राइबोसोम का सिंथेसिस होता है। क्या होता है? इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? राइबोसोम फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, न्यूक्लियस इज लार्जर इन साइज। क्या लिखेंगे? एंड इज मोर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सेल, प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। क्या? प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ तक क्लियर है? थैंक यू। न्यूक्लियस ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।